नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपका राज्य में खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 136.50 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है। इससे किसानों की फसलें जलमग्न हो गई है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए 97 नावें और 64 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। तीनों तहसीलों में 24 शरणालय तैयार हैं। 60 जो गौताखोर हैं वो भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहुंच गया है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की? देखिए, हर एक साल फर्रुखाबाद जनपद में बाढ़ किसी न किसी रूप में कमोबेश प्रभावित करते रहा है। इसलिए इसकी जो भी ट्रेडिशनल और आधुनिक रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद बैठकें हम लोग कर लिए हैं, तैयारी कर लिए हैं। आपको पता होगा एसडीआरएफ के उपाध्यक्ष साहब भी यहाँ आकर 2 दिन हर स्तर की समीक्षा किए, फील्ड में भी गए, मौके पर गए, हम लोगों को मार्गदर्शन दिए। हम लोग भी इसकी तैयारी अपने स्तर पर कर चुके हैं। देखिए, अभी 136.5 के इर्द गिर्द जलस्तर है। हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति आती है 137.10 पर और 137.4 पर ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो अभी वो स्टेज नहीं आया है। फिर भी हमारे यहाँ जो 24 बाढ़ शरणालय हैं, 52 बाढ़ चौकियाँ हैं, इन सब का भ्रमण कल बीडीओ, एसडीएम, तहसीलदार सब ने फिजिकली भ्रमण किया है। सिंचाई विभाग भी लगातार इसमें भ्रमण करके अपनी स्थितियों की समीक्षा कर रहा है। हर जगह जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र वाले गौशाला हैं, वहाँ से गोवंश हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं। जो निराश्रित गोवंश के लिए चारा, भूसा आदि की व्यवस्था भी कर ली गई है, उसके टेंडर भी कर लिए गए हैं। उस संबंध में हम लोग तैयारी कर लिए हैं। जो भी बाढ़ प्रभावित हो जाने पर खाद्यान्न किट वगैरह की वितरण की बात आती है, उसका भी हम लोग टेंडर करके फाइनलाइज कर दिए हैं और 24 घंटे के इंफॉर्मेशन पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा देगा। हम लोग लगातार इसमें विजिलेंट हैं। हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस बाढ़ से कोई भी नुकसान न होने के संकल्प के साथ तैयारी किए हुए हैं। यूपी के मथुरा में धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। प्रियाकांत जू मंदिर कार्यालय में धमकी भरा ऑडियो आया, जिसमें 1 माह में जान से उड़ाने की बात कही गई। पूर्व में भी उन्हें ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं और संस्था ने पुलिस में शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। उनके अनुयायियों ने भय का माहौल है। और आपको बता दें कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज सनातन धर्म प्रचार से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहते हैं, जिससे उन्हें देश विदेश के कट्टरपंथियों की धमकियां मिलती रहती हैं। आज इस प्रकार 3 जुलाई को लगभग 3:30 बजे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय पर प्रियाकांजू मंदिर वृंदावन में पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी को जान से मारने की धमकी भरा वॉइस मैसेज कार्यालय के नंबर पर एक व्यक्ति के अननोन नंबर से हमें मिला है और उसने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर देवकीनंदन ठाकुर को उड़ा दिया जाएगा। यह मैसेज देवकीनंदन तक पहुंचा दो। और उसके साथ में उसने बोला है कि ये जानकारी यदि किसी और को देते हैं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तो ये केवल देवकीनंदन को ही मैसेज जाना चाहिए। जिसकी हमने लिखित कंप्लेंट एसएसपी मथुरा को दी गई है, थाने में दी गई है। और इस तरीके की धमकियां बहुत सी पहले भी आ चुकी हैं महाराष्ट्र को जान से मारने की, दुबई से, ईमेल के माध्यम से भी, फोन कॉल के माध्यम से भी। और मैं ये निवेदन यही करना चाहूँगा कि महाराष्ट्री ऐसा क्या गलत कर रहे हैं? केवल सनातन का प्रचार करना ही क्या व्यक्ति को जान से मारने की धमकी आप दे सकते हैं? सनातन प्रचार क्या इस देश में नहीं हो सकता? तो मैं इस माध्यम से एक ही निवेदन करूंगा कि प्रशासन भी तुरंत इस पर कार्रवाई करे और तुरंत उसको, व्यक्ति को जिसने भी धमकी दी है, उसको पकड़ा जाए, जिससे कि जो भय का माहौल आश्रम में और भक्तों में है वो तुरंत खत्म हो और उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए। और महाराष्ट्री सनातन के प्रचार के लिए बार बार ये कार्य करते हैं और करते रहेंगे। तो आपसे भी निवेदन है, यूपी पुलिस, हमें उन पर भरोसा है कि उस पर तुरंत एक्शन लेगी और तुरंत उसको पकड़ाएगी।
यूपी के चंदौली के अलीनगर में 2 पिकअप गाड़ियों से 20 क्विंटल नकली खोया बरामद किया गया। खोया पाउडर और रिफाइंड तेल से तैयार था, जिसकी पुष्टि आयोडीन टिंचर से हुई। आपको बता दें, डीएम चंद्रमोहन गर्ग के निर्देश पर कार्रवाई की गई, जहां जब्त खोया का अनुमानित मूल्य 4 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग की टीम में कुलदीप सिंह, कमल त्रिपाठी, अरविंद कुमार आदि शामिल रहे और साथ ही वहीं बरामद खोया नष्ट कर दिया गया। ये अधिकारी जनपद चंदौली के खुद भ्रष्टाचार है। ये जहाँ पैसा मिलता है वहाँ नहीं जाते हैं और जहाँ नहीं मिलता है वही दुकान पे चेक करते हैं। पूरे जनपद में मिलावटी खोवा धड़ल्ले से गुलाब जामुन और तमाम मिठाइयाँ उससे बनाई जा रही हैं और उसके बाद भी केवल साल में 1-2 बार बस खाना पूर्ति की जाती है। खाद्य विभाग टीम उसका खाना पूर्ति करती है, लेकिन ये अभियान लगातार नहीं चलाया जाता। क्या कहना आपका? क्योंकि इन लोगों का पैसा बंधा हुआ है। अभी तो हम लोग 6 महीना पहले एक चंदौली में था, बालाजी स्वीट हाउस में कीड़ा मिला था मीठा में। क्या हुआ? कुछ नहीं, धड़ल्ले से चल रहा है। तो सब पैसा ले लेकर अधिकारी अपना नो एंट्री देते रहे, चला रहे हैं। जहाँ पैसा मिला वहाँ चेकिंग नहीं जाएंगे, जहाँ नहीं मिला वहाँ चेक करते हैं। केवल खाना पूर्ति करते हैं और कोई चेक नहीं करते। यही कहना है कि कोई छानबीन नहीं हो रही है। यहाँ के खाद्य रसद अधिकारी की सुस्ती निष्क्रियता के चलते बढ़ावा दिया जा रहा है और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में यह कार्य बहुत धड़ल्ले से किया जा रहा है। कहीं पकड़ गया, 10 लोग पकड़ गए, तो इसको अभियान को पूरी तत्परता से चलाना चाहिए और गलत कार्य करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें अपने जगह पर उठाना चाहिए। चंदौली जनपद में पूरे धड़ल्ले से अवैध खोआ को बेचा जा रहा है। अभियान केवल साल में 1-2 बार चलाया जाता है, दिखाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए। औषधि जो विभाग है, वो जो खाद्य औषधि विभाग है, ये केवल नाम का खाना पूर्ति करता है। जब यहाँ के जिलाधिकारी के संज्ञान में आया, उन्होंने निर्देशित किया, जिसमें 20 कुंटल अवैध खोआ को गड्ढा खोद करके उसमें डाला गया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अभियान केवल साल में 1-2 बार क्यों चलाया जाता है? बड़े बड़े दुकानों पर क्यों नहीं अभियान चलता है, जो वहाँ पे अवैध खोआ को बिक्री किया जाता है और लोगों को मिठाई वहाँ से दुकानों से भेजी जाती है, यहाँ तक कि अधिकारियों पर भेजी जाती है। ऐसे दुकानों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? चंदौली में बालाजी स्वीट हाउस है, वहाँ पे भी एक बार कीड़ा मिला था। ऐसे मुगलसराय में ऐसे कई दुकानें हैं, वहाँ पे भी अवैध खोए की बिक्री की जाती है। ऐसे दुकानों को चिन्हित करके उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सतीश तिवारी से अजलाफ्ता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मथुरा के चर्च मामले में नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मिशन कंपाउंड की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को निगम ने 5 दिन बाद तोड़ दिया। जहां भूस्वामी मयंक वर्मा का कहना है कि ये जमीन वैध तरीके से खरीदी गई थी। वहीं नगर निगम का आरोप है कि भूमि पर अतिक्रमण किया गया। निगम ने नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही, जबकि भूस्वामी ने कर्मचारियों की मौजूदगी के साक्ष्य दिखाए। तो वहीं अब मामला गरमाता जा रहा है। ये केस नंबर 440/2006 एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मथुरा, जो कि चर्च की अनुराग जी का ये जो आदेश है, ये डिस्पोज हो चुका है 25/3/2011 को। इस पे लिख रहा है अकॉर्डिंगली इट्स डिस्पोज्ड। ये जो दिखा रहे हैं कि इस पे आदेश है, वो डिस्पोज हो चुका है। वह सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सर इसमें 19/7/2016 के डिस्पोज कर दिया। इस जमीन पे कोई भी स्टे की कॉपी नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कागजों से कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, पैसों की डिमांड कर रहे हैं। जिसका हम पैसे की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे, वो हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, गलत कार्रवाई करवा रहे हैं। आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के कृष्णापुरी इलाके में खसरा संख्या 3193, जो कि नॉन-जेडे का नंबर है, जिस पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की जा रही थी, जिसके क्रम में जांच किए जाने पर हमारे नगर निगम की राजस्व टीम द्वारा अवगत कराया गया कि एक कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में भूमाफियाओं के द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये घटना है 28 जून की। 28 जून को उनके द्वारा अतिक्रमण किए जाने की भारी बरसात हो रही थी, उस दिन अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था और बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है। तो नगर निगम की टीम द्वारा उनको 30 जून को संज्ञानित होने के बाद 30 जून को एक नोटिस जारी की गई श्री मयंक वर्मा जी को, जो नगर मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश था, जिसमें पैमाइश किए जाने हेतु एक राजस्व टीम का गठन किया गया था। इसमें नगर निगम की भी भूमि है
नगर निगम के इस हिस्से में बिना किसी पैमाइश किए, बिना किसी विधिक बंटवारा किए, ना स्पष्ट करते हुए कि हमारी ज़मीन, नगर निगम की ज़मीन किधर की तरफ है, और बिना पैमाइश किए, बिना स्पॉट मेमो के वहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया गया। सूचना प्राप्त होने पर उनको नोटिस दी गई 30 जून को। नोटिस का बिना कोई जवाब दिए उनके द्वारा अतिक्रमण जारी रखा गया। तो नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आज दिनांक 3 जुलाई को सुबह प्रातःकाल में की गई। यूपी के चंदौली के नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुल गई है। बता दें कि पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय के पास माइनर पर अतिक्रमण होने से पानी ओवरफ्लो कर सड़कों को बर्बाद कर रहा है। स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। साथ ही स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस पर मौन है। तो वहीं सुदर्शन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर छात्र ने बताया कि माइनर की सफाई और मरम्मत के नाम पर लापरवाही हो रही है और नगर पंचायत और सिंचाई विभाग की मिलीभगत सामने आई है। समस्या है बच्चों को ले जाने में, ले आने में बहुत सारी समस्या हो रही है। ऐसे अच्छा रोड होता तो बच्चे अपने से भी चले जाते। देख रहे हैं कीचड़ में से बच्चे छोटे छोटे आ जा रहे हैं। वही बात ना, आ जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है ना। कहीं शिकायत आप लोगों ने किया था? हम लोग कहाँ करें, अभी तो नहीं, अभी तो एडमिशन लिए हैं। फिर सोचना चाहिए ना, विद्यालय का रास्ता है स्कूल का, तो इसको कम से कम कंप्लीट होना चाहिए ना। ये चंदौली नगर पंचायत के पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय चिकित्सालय को जोड़ने वाली ये माइनर है और दोनों पटरी की सड़क है। इतना क्षतिग्रस्त हो गए कि बच्चे जो स्कूल से आ जा रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। इसी नाले में के किनारे ये लोग गिर जा रहे हैं। और चंदौली का लोग बोलते हैं कि चंदौली का विकास है। विकास कहाँ दिखाई दे रहा है जब नगर पंचायत की जो मार्केट है वहाँ की सड़क नहीं बन रही है। जो यहाँ के चेयरमैन है, जो अधिशासी अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बगल में मुख्यालय है, उसके बाद भी ये नहीं बन पा रहा है। योगी सरकार जहाँ अच्छे कार्य को लेके कटिबद्ध है, लेकिन वहीं पे कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी सिंचाई विभाग के आज काम नहीं कर रहे हैं। और नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से जो ठेकेदार हैं वो फल फूल रहे हैं। अब देखना है कि इस चीज़ को नेशनल चैनल पे चलाने के बाद जो अधिकारी संज्ञान लेते हैं या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैमरा में सतीश तिवारी का जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मुरादाबाद में आरटीओ विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां एक स्कूल बस को रोककर अधिकारियों ने गलती से दूसरी बस का चालान काट दिया। वहीं बच्चों को सड़क पर उतार दिया गया, जिससे कई छात्रों की परीक्षा छूट गई और बाद में फर्जी चालान रद्द किया गया। जहां पीटीओ नरेंद्र चापड़ा पर कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस समय हमारे यहाँ स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है, क्योंकि नया सत्र शुरू हुआ है। तो हमारे सभी चेकिंग दस्ते रोड पर जा करके स्कूल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। शासन के सख्त निर्देश है कि स्कूल वाहनों की लगातार चेकिंग की जाए, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। आज चेकिंग के दौरान एक बस यूपी 21 DN 2462 को चेकिंग दस्ते यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं। लेकिन बाद में संज्ञान में आया कि वो एक्चुअली उसके कागज़ ठीक थे और उन्होंने यूपी 21 CN 2462 के को देख लिया था अपने टैब में, और इस वजह से ऐसी गलती हुई। और जो गलत चालान हुआ है उसको हम नोटिस कर देंगे, और जो संबंधित स्कूल के वाहन स्वामी हैं या मैनेजर हैं उनको कहा गया कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए, आपके चालान नहीं। सर, जैसे कि बस के स्वामी आरोप लगा रहे हैं कि अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं, उसमें सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्कूल वाहन किसी तरह की कोई वसूली अवैध नहीं की जाती, ना ही आपके किसी भी स्कूल वाहन के स्वामी ने ऐसा कोई आरोप लगाया। यूपी के फिरोजाबाद के खैरगढ़ में पुलिस और शातिर लुटेरे अवधेश उर्फ धांसू के बीच मुठभेड़ हुई। लूट के मामले में वांछित धांसू को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। पुलिस ने 12,500 रुपए नकद, अवैध तमंचा और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं पुलिस की टीम इस सफलता पर सराहना पुलिस की टीम को लगातार मिल रही है। खैरगढ़ क्षेत्र में गांव पड़ता है स्यावरी, वहां पे एक कलेक्शन एजेंट नीरज जो पैसा कलेक्ट करने के लिए गए तथा पैसा कलेक्ट करके गांव से बाहर आ रहे थे, तो 3 लड़के जो कि मोटरसाइकिल से आए, उनको डरा धमका के तमंचे के बल पे उनसे 45,000 रुपए और एक मोबाइल छीन लिया था।
उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तथा उसमें से एक लड़का जिसका नाम अवधेश उर्धांसु था, उसको पहचानते थे, उसे आवरी का ही रहने वाला था। पुलिस के द्वारा आर्थिक परीक्षण करके अवधेश उर्धांसु गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा घटना में होना स्वीकार करते बताया कि उसके साथ 2 अन्य लड़के भी इस घटना में थे। तीनों को 15-15 हजार रुपए मिले थे। जब पुलिस टीम इस अवधेश उर्धांसु को लेकर के पैसा बरामद करने के लिए साखनी मोड़ के पास पहुंची तो इसके द्वारा वहां पर पैसे के साथ जो तमंचा छिपा रखा था उसको निकाल के पुलिस टीम पर फायर करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से एक गोली इस बदमाश के पैर में लगी है। इसके पास से 12,500 रुपए तथा एक तमंचा बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के गाजियाबाद के मोदी नगर में 2 युवकों ने नाबालिग को आईफोन का लालच देकर अपने घर में चोरी कराई और वहीं आरोपी इंस्टाग्राम पर दोस्त बने और फिर सोने के गहने चुरवाए। बाद में आईफोन वापस लेकर उसे धमकाया और दोबारा चोरी कराई। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर गहने और नकदी बरामद कर ली गई है। एसपी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरा मामला नाबालिगों के साइबर शोषण से जुड़ा हुआ है। 14 साल है, 9th में पढ़ता है लड़का। ही इसकी दोस्ती इंस्टाग्राम से एक दिव्या नाम का लड़का है उससे हुई। तो उसके बाद उसने आईफोन इसको दिलाने को कहा कि वो जो 14 साल का लड़का है उसको आईफोन की इच्छा थी, तो उसने कहा कि तुम्हें आईफोन दिलाएंगे। इस नाम पे उसने पहले इसके घर से 2 अंगूठी मंगाई, 2 अंगूठी ली और उसको आईफोन दे दिया था। फिर बाद में उससे वो आईफोन वापस भी ले लिया था। इसके बाद इसको ये कह के कि इसमें कुछ पुलिस केस हो गया है और उसमें जो हमारे घर के जो चाचा हैं वो इंस्पेक्टर हैं, इस तरह की बात करके इसको ब्लैकमेल करते रहे। एक आध बार ये इसको पुलिस चौकी के आसपास भी ले गए घुमा के, इसके मन में एक डर पैदा किया और उससे धीरे धीरे एक इनका अन्य साथी अर्नव था और एक शैलेश नाम का है जो भोजपुर का है। ये तीनों एक गैंग बना करके इन्होंने उसको लगातार डरा धमका करके और घर से काफ़ी ज्वेलरी उसके ले ली, जिसमें 4 कड़े हैं, कान के झुमके हैं, गले का सेट है, अंगूठी है, नाक का एक हार है। इस तरह के करीब 8 लाख के आसपास की ज्वेलरी उससे ले ली। यूपी के रुपैडिया में रोडवेज बस की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक होटल के पास यह हादसा हुआ जब एक युवक अपने कैंटीन मालिक को छोड़कर लौट रहा था। वहीं अचानक बस के पहिए के नीचे उसका सिर आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं मृतक की पहचान तिगड़ा गांव निवासी के रूप में हुई। यूपी के बिजनौर के चांदपुर में क्वालिटी रेस्टोरेंट में प्रेमी युगल को देख युवती का भाई भड़क गया और उसने युवक के साथ मारपीट की और रेस्टोरेंट संचालक को भी पीटा। व्यापारी और कर्मचारियों ने मिलकर जवाबी कार्रवाई की तो वहीं कुछ देर बाद युवक दर्जन भर साथियों के साथ लौट आया, जिससे दोबारा झगड़ा हुआ और 5 लोग घायल हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया और बाजार में तनाव का माहौल बना रहा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कराना है कि आज दिनांक 3 जुलाई 2025 को 2 व्यक्ति सुमित सैनी और प्रियांशु सैनी जो कि ग्राम हैदरपुर थाना चांदपुर के रहने वाले हैं, ये दोनों ही व्यक्ति कस्बा चांदपुर के क्वालिटी रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए आए। इसी दौरान सूचना प्राप्त होने पर प्रियांशु सैनी का भाई उज्ज्वल सैनी अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचा तथा लड़का और लड़की के साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान ही रेस्टोरेंट के मालिक के द्वारा पुलिस सूचना देने पर पुलिस तत्काल सुमित सैनी को थाने पर लेकर आई तथा लड़की के भाई उज्ज्वल सैनी को थाने पर आकर तहरीर देने के लिए कहा गया, परंतु थाने पर न आकर उज्ज्वल सैनी व सुमित सैनी के द्वारा गांव से कुछ लोगों को बुला लिया गया तथा इन दोनों के द्वारा ही जाकर के रेस्टोरेंट मालिक के साथ और अन्य लोगों के साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान रेस्टोरेंट मालिक के द्वारा समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु इन दोनों न मानकर दोनों बच्चों को कुछ चोटें आई हैं। दोनों ही बच्चों को थाने से चिट्ठी मंजूरी देकर CC सेवा के लिए रवाना किया गया। दोनों बच्चों का मेडिकल कराया गया है। इस प्रकरण में रेस्टोरेंट के मालिक अमित अग्रवाल के द्वारा दिए गए तारीख के आधार पर संबंधित धाराओं में थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें नामित अभियुक्त प्रकाश में अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे अनवैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बिहार के दरभंगा में आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत बेहद खराब है, जहां कमतौर नगर पंचायत के केंद्र में बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही है और पोषाहार की जमकर लूट हो रही है। वहीं एक सेविका ने बताया कि हर महीने CDPO को 2000 रुपए घूस देनी पड़ती है। बच्चों को ना ठीक से पोषाहार मिल रहा, ना शिक्षा मिल रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने केंद्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है और अधिकारियों की निगरानी बेहद कमजोर है
और लूट बेलगाम हो चुकी है। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो आपके द्वारा वीडियो दिखाया गया है, जहाँ सेविका लेट से केंद्र पे आ रही है, बच्चे नहीं हैं, और जो मकान मालिक है वो खुद बता रहे हैं कि सेविका हमेशा लेट से आती है और बच्चे कम रहते हैं। तो मैंने आपके समक्ष ही CDPO को फ़ोन करके बताया है और उनको जांच का निर्देश दे दिया है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी अगर उसमें अनियमितता पाई जाएगी तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। असम के सिलचर में आरी नर्सिंग होम में बायोप्सी टेस्ट के नाम पर मरीज के गुप्तांग काट दिए गए। मणिपुर के अतुकु रहमान इलाज के लिए भर्ती था और डॉक्टर एडन सिन्हा ने बिना अनुमति उसके अंग काट दिए, और ये खबर सामने आने पर अस्पताल के खिलाफ आक्रोश फैल गया। तो वहीं मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर केस दर्ज कर न्याय की मांग की है। घटना ने चिकित्सा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। असम के कछार से खबर सामने आई है, जहां कछार जिले के काशीपुर में बिजली मरम्मत के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और वो पोल से लटक गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अधिकारी मौके पर थे, लेकिन हादसे के बाद भाग गए। सुरक्षा उपाय न अपनाने और लाइन चालू रखने को लेकर विभाग पर गंभीर आरोप है। प्रशासन फिलहाल स्थिति संभालने की कोशिश में जुटा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से खबर है, जहां पर्यावरण प्रेमियों ने रैली निकाली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में पर्यावरण प्रेमियों ने वनों को बचाने के लिए रैली निकाली, जहां उनका मानना है कि 8000 पट्टे निरस्त किए गए थे। उन्हें यथावत निरस्त रखकर आदिवासियों के पट्टों को अतिक्रमण से शीघ्र मुक्त कराए। यह रैली स्टेडियम ग्राउंड से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर हर्ष सिंह चौहान ने को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की यहां मांग की गई है। बुरहानपुर जिले में आदिवासियों ने वन क्षेत्रों में शासकीय वन भूमियों पर अतिक्रमण कर रखा है और नाबार्ड में खेती कर रहे हैं, जिसे लेकर आज जिले के पर्यावरण प्रेमियों ने एकत्रित होकर स्टेडियम ग्राउंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली और रैली के माध्यम से प्रशासन से ये मांग की है कि जिले में आदिवासियों के 8000 पट्टे जो निरस्त किए गए हैं, उन पट्टों पर हुए अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाया जाए, ताकि वन भूमि मुक्त हो। यही नहीं, उनका यह भी मानना है कि यदि इन वन भूमियों को मुक्त नहीं कराया गया तो आने वाले समय में पूरा जंगल कटकर खाक हो जाएगा। वहीं शाहपुर के वन समिति अध्यक्ष रघुनाथ चौधरी का यह कहना है कि पर्यावरण बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा, जिसके लिए आज हम सभी वन समितियां और पर्यावरण प्रेमी एकत्रित होकर रैली निकाल रहे हैं। इस रैली का प्रमुख उद्देश्य है कि अतिक्रमणकारियों को, चाहे वह जिले के हो या अन्य जिलों के, उन्हें खदेड़कर वन भूमि को मुक्त कराया जाए, ताकि बार बार जिले में आने वाली आपदा से हमारा जिला मुक्त हो। जंगल काटने से लगातार हमारे कृषि भूमियों और उपज पर पर्यावरण का संघार होता है, जिससे कई क्षेत्रों में किसान बर्बाद हो जाते हैं। जिससे बचने के लिए आज हम सभी वन पर्यावरण प्रेमी एकत्रित होकर ये मांग करते हैं कि इन अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटाकर उन्हें बाहर किया जाए और वनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। पर्यावरण प्रेमियों की यहाँ पुकार देखने को मिली है। वनों को बचाने के लिए रैली निकाली गई। हमारी ये समस्या है कि जो 8000 दावे निरस्त हुए, शासन ने 3-4 बार उनकी जांचें कर ली है। अब उन दावों को पुनः बहाल नहीं किया जाए और जो लोग यहाँ उनके आड़ में बैठे हुए हैं उनको तत्काल जिले से बाहर किया जाए। और ये अतिक्रमणकारी, वनों के अतिक्रमणकारी जो है, जंगल माफिया जो है, जिनकी ये माधुरी बहन जिनकी नेता और लीडर बनी घूमती है, और ये कुल मिलाकर नक्सलाइट एरिया बनाना है। जबकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ये इच्छा है कि नक्सलाइट को समाप्त किया जाए। छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट को समाप्त किया जा रहा है और यहाँ पर उसका पुनः हम रूप देख रहे हैं कि दिन पे दिन वो बढ़ते जा रहा है। आप सभी से, प्रशासन के अधिकारियों से, पत्रकारों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि स्वयं जागे और हमारे गांव गली को जगाएं और इन नक्सलाइट को बाहर करें। जो काफी वर्षों से जो अतिक्रमणकारी हैं, जो कि बाहर के आए हुए लोग हैं, झाबुआ है, बड़वानी, अंजड़ तरफ के जो लोग आए हुए हैं, ये यहाँ पर बहुत सालों से आतंक मचा रहे हैं। और वन विभाग जो नर्सरी बनाता है, जो नए पौधे लगाता है, उनको भी उजाड़ कर ये लोग बिंदास खेती करने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा शिकायत और आप सब लोग जागरूकता कारण वन विभाग के कानों पे जब जू रेंगती, जब आप लोग पेपर में या अपने अंक में उचित स्थान देते हैं, उसके बाद में कोई कार्रवाई की जाती है। अन्यथा की स्थिति में वहाँ कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात, पुलिस विभाग के अंदर स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। वन विभाग के पास कोई वन रक्षक या अधिकारी नहीं है। किया जा रहा है ये बहा ये जो आदिवासी लोग आ रहे हैं और माधुरी बहन का पूरा संरक्षण इनको प्राप्त है। उनके थ्रू, उनके माध्यम, उनके कुछ नुमाइंदे हैं यहाँ पर, जो कि भोले वाले आदिवासी चंदा एकत्र करके खुद भी खाते हैं और उनका भी 2-4 लोगों का पेट भरते हैं। और यहाँ पर वो कानून का
मजाक उड़ाते, कानून का मतलब कह रहे धज्जियां उड़ाने का काम यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं और हम चाहते हैं शीघ्र से शीघ्र शासन अपने इसको कान पर ले। अगर शासन इसको कान पर नहीं लेगा तो ये मान के चलो कि वो एरिया कुछ दिनों के अंदर आतंकवाद और नक्सलाइट से ग्रसित हो जाएगा, ऐसा हमारा सोच है। कितने नौर माफिया जिले में? ये मालूम करना पुलिस और वन विभाग का काम है। हम लोग आम जनता है, हमारा काम सिर्फ देखना कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। शासन की तरफ से 8,000 दावे, नंबर आएगा ना, 8,000 दावे की बात जो है वो अलग है, भाई साहब का प्रश्न अलग है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बस्सी में रिकॉर्ड 320 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे शहर की सड़कों पर जल भराव हो गया और सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिले के अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश हुई। गंगरार में 157 मिलीमीटर, बेंगू 123 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ में 94 मिलीमीटर, बस्सी बांध में 307 मिलीमीटर और ओराई बांध में 298 मिलीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई। नगर परिषद पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से खबर है। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के कृष्णधाम सावरिया सेठ मंदिर में भंडारे दान पात्र से गिनती के दौरान भंडार से 29 करोड़ रुपए निकले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम सावरिया सेठ के भंडारा खोला गया। मासिक भंडार की गिनती आज छठे चरण में पूरी होने जा रही है। बुधवार तक 5 चरणों में 22 करोड़ 76 लाख 71 हजार से अधिक की राशि गिनती की गई। वहीं गुरुवार को छठे चरण में सिक्कों की गिनती की गई। इस बार मासिक खोले गए भंडार से रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आया है। वहीं करीब 1 किलो सोना, 141 किलो चांदी समेत ऑनलाइन मनी ऑर्डर और बेडकास्ट से करीब 6 करोड़ का यहां चढ़ावा प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि दान पेटी में 15 देशों की विदेशी करेंसी भी चढ़ावे में प्राप्त हुई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि यानी कि पिछले 24 जून को राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में भंडार गृह खोला गया था और कृष्णधाम सावरिया सेठ मंदिर में मासिक भंडार गिनती की गई और गिनती के दौरान भंडार से 29 करोड़ रुपए निकले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।